Hello everybody, I am Dr. Gargi Singh, your favorite biology educator, and in this video I am going to do a quick revision of evolution in just 30 minutes. Yes, सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं रहेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं ये रिवीजन कराने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ माई 2-पेज नोट्स जो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे. आपको बस गूगल में ये टाइप करना है t.me/Dr. Gargi Singh और आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम तक पहुंच पाओगे जहां पे मैंने दूसरे चैप्टर्स के भी 2-पेज नोट्स आपके साथ शेयर करे हुए हैं जिससे आप 10 मिनट में 15 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो. फॉर्मूला शीट भी शेयर करी हुई है, आपके जो पीडीएफ हैं, डीपीपीज हैं, क्वेश्चन सब कुछ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने शेयर करा हुआ है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना. अब शुरू करते हैं एवोल्यूशन. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अच्छा, अगर मैं स्टेलर डिस्टेंसेस को मेजर करूं तो किस चीज से मेजर करूंगी? लाइट ईयर्स में मेजर करूंगी. अब हमारी किताब बात करती है एक बिग बैंग एक्सप्लोजन की, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन की, धमाके की बात करती है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कब? 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले. बेसिकली तुम्हारा जो यूनिवर्स है इसके अंदर क्या है? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं विच आर बेसिकली डस्ट, स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस. अब हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे एंड हमारी जो अर्थ का ओरिजिन हुआ दैट वाज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले. अब जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम बन गई, गैसेस कंडेंस हो गई और हमारी गैलेक्सीज बन गई. ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की अगर हम बात करें तो पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था. पहले अर्थ के ऊपर क्या था? वाटर वेपर थे, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, जो कि कहां से रिलीज हो रहे थे? जो कि अर्थ के ऊपर जो मोल्टन मास था उससे ये रिलीज हो रहा था. अब क्या हुआ? ये जो वाटर था इसके ऊपर यूवी रेज पड़ी वाटर वेपर के ऊपर, तो आपके पास क्या बन गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन गया, जो कि बाद में दूसरी चीजों के साथ भी रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बन जाएगा एंड मीथेन बन जाएगा एंड देन फर्दर रिएक्शंस होंगे, CO2 H2O बनेगा एंड दूसरे कंपोनेंट भी बन जाएंगे विच आर बेसिकली गोइंग टू बी योर बायोमॉलिक्यूल्स. अब ये जो आपके वाटर वेपर थे ये भी नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेन. अब जो भी अर्थ के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है, वो भर गए और अब हम उनको ओशियंस बोल रहे हैं. ओजोन लेयर भी बन गया, ओजोन लेयर भी बच्चों बन गया. ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लाइफ अपीयर हुई अर्थ के ऊपर 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले. अब दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई. देखो 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या आया? जिस चीज से लाइफ बनेगी, तुम्हारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बने. फिर नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है, मतलब प्रोटोबायोन्स, क्वेसरवेट्स बन गए. दीज वर द प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है जी, ओके. इनके अंदर क्या था? इनके पास था RNA, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स विच वाज बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन. सेल नहीं थे. पहला सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आया पॉसिबली 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले, जो कि पानी में लाइफ आपकी अराइज हुई थी. अब ये जो हमारे पास पहले वाले एनवायरनमेंट में थी, मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब कंबाइन होंगी, रिएक्ट करेंगी और लाइटनिंग होगी एंड ये बनाएंगे सिंपल शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और उससे बन जाएंगे आपके पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, DNA, RNA और बनेगा पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोटोबायंट विच वाज द प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो पहला सेल बन गया तुम्हारा एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ विद, उसके बाद एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉफ, देन एनऑक्सीजेनिक मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफ. फिर आपके पास ऑक्सीजन रिलीज करने वाले सेल्स आगे विच वाज साइनोबैक्टीरिया एंड देन यूकैरियोटिक सेल. अगर हम बात करें थ्योरीज फॉर लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो सबसे पहला थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, मतलब जी तथास्तु बोलकर सारी की सारी धरती एक साथ ही क्रिएट हो गई थी, सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ ही क्रिएट हो गए थे, नॉट एक्सेप्टेड. देन पेंसपर्मिया या फिर कॉस्मोजेनिक थ्योरी जो है वो बोलती है कि जो लाइफ आई थी वो आउटर स्पेस से आई है एंड ये अभी भी कुछ जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनकी फेवरेट थियरी है. जो यूनिट्स ऑफ लाइफ थे उनको इन्होंने स्पोर बोला, ठीक है, स्पोर बोला. देन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन इन्होंने बोला था कि लाइफ जो आती है वो डीकेइंग स्ट्रॉ या फिर डीकेइंग मैटर से आती है, मिट्टी से आती है, जिसको डिसअप्रूव कर दिया था लुई पैस्चर ने. दिस इज ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस. उन्होंने बोला कि जो लाइफ आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज होती है एंड इसको इन्होंने प्रूव भी करा विद द हेल्प ऑफ स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट. ये इन्होंने लिया एक
फ्लास्क जिसका जो नेक था वो कैसा था, स्वान के जैसा था, ठीक है। फिर एक जगह इन्होंने नेक को तोड़ दिया। अब यहाँ पे इन्होंने लिया हीट किल्ड यीस्ट, दोनों जगह हीट किल्ड यीस्ट लिया, क्योंकि इसकी गर्दन मुड़ी हुई थी तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज बैरियर। यहाँ पर कोई भी जो बाहर का पार्टिकल था वो यहाँ नहीं आ पाया, इसके अंदर यहाँ पे लाइफ नहीं बनी। इसकी गर्दन तुमने तोड़ दी थी तो यहाँ पर पार्टिकल्स एंटर हो गए और यहाँ पे हमने लाइफ की उत्पत्ति देखी। ऑपरिन एंड हेल्डेन ने जो हाइपोथेसिस दिया था दैट वाज केमिकल एवोल्यूशन। ऑपरिन वाज फ्रॉम रशिया एंड हेल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो इन्होंने बोला कि पहले ए बायोजेनेसिस होगा, मतलब पहले नॉन लिविंग चीजों से ही चीजें बनेंगी और फिर बनेगी आपकी लाइफ, ठीक है। ओके, ऑरिजिन फ्रॉम ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग नॉट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी। ओके, फिर बोला इन्होंने कि जो लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई पानी में, और पानी उस टाइम कैसा था, बहुत गर्म था, तो इसको हमने हेल्डेन सूप बोल दिया, हॉट डाइल्यूटेड सूप, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मिलर ने प्रूव करा केमिकल एवोल्यूशन को एंड ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, जहां पे उन्होंने सिमिलर गैसेस ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर ले लिए, और फिर यहाँ पे 800 डिग्री टेम्परेचर पे एंड विद दिस स्पार्क डिस्चार्ज इन्होंने इसको ट्रीट करवाया। फिर हमने देखा कि 18 दिन के बाद यहाँ पर बने अमीनो एसिड जैसे कि एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये बन गए। और जो दूसरी चीजें भी हमने एनालिसिस करा, मेटेराइट्स वगैरह का एनालिसिस करा, तो उसमें भी सिमिलर कंपाउंड्स मिले। तो इसका मतलब यह था कि स्पेस में भी सिमिलर प्रोसेस हो रहा होगा। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन के एविडेंसेस है, सबसे पहला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस विच इज फॉसिल्स, ठीक है। जैसे कि आर्कियोटेरिक्स विच इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन डायनासोर, ठीक है, सॉरी, बिटवीन रेप्टिलियन फीचर्स एंड एवियन। किसके बीच में? एव्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में ये एक मिसिंग लिंक है। इसके जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स बर्ड्स के जैसे भी थे, जैसे बीक थी, फेदर्स थे, विंग्स थे, और रेप्टाइल्स के जैसे भी थे, जैसे जॉज थे विद टीथ एंड फिंगर्स थी विद क्लॉज। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस दी था, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल, लेकिन इसको डिस्प्रूव कर दिया था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता कि एम्ब्रियो सारी की सारी स्टेजेस से पास होता है दूसरे एनिमल्स की, ऐसा नहीं होता है। तीसरा जो आपका प्रूफ था, एविडेंस था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें हम होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंट है? होमोलोगस ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम होता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करवाते हैं। कैसे याद रखोगे? हम हुए दूर, ठीक है, हम हुए दूर, मतलब आपका ओरिजिन तो एक ही है लेकिन आप अलग अलग जगह चले गए। हम हुए दूर, हम से होमोलोगस, हुए दूर, दूर से डाइवर्जेंट। सिमिलरली अगर मैं एनालॉगस की बात करूं तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, ठीक है, वो सिमिलर नहीं है, ओरिजिन इज नॉट सिमिलर, वेयर एज फंक्शन यहाँ पे सिमिलर है, फंक्शन यहाँ पे सिमिलर है, और एवोल्यूशन ये कन्वर्जेंट करवाते हैं। तो मतलब एक जगह पे सब इकट्ठा हो गए, तो इसको कैसे याद रखना है? कम ऑल, ठीक है, कम से हो जाएगा कन्वर्जेंट, ऑल से हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन। अब इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल क्या है? होमोलोगस का एग्जांपल है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स। क्यों ये एग्जांपल है इसका? क्योंकि ये सेम ही स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, विच इज स्टेम, ये स्टेम से ही बने हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं। 4 लिम्स ऑफ व्हेल, बैट एंड चीता, काम अलग अलग है सबका, ठीक है, इधर भी सपोर्ट करता है टेंड्रिल, थॉर्न डिफेंस में काम आता है, एंड इस केस में भी चीता दौड़ेगा, ठीक है जी, व्हेल तैरेगी, और बैट उड़ने के काम आ रहा है। वर्टिब्रेट्स का ब्रेन एंड हार्ट। अगर मैं बात करूं एनालॉगस की तो यहां पे आ जाता है तुम्हारा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रूट है और ये स्टेम है, और लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, स्टोरेज का। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स अलग अलग ऑरिजिन है, फंक्शन सेम है देखने का। विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब आ गया एडेप्टिव रेडिएशन, आई एम वेरी सॉरी, अब आ गया एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है कि तुम एक जगह पे थे, एक स्पीशीज एक जगह पे थी, फिर उसके अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे चले गए, वहां पे उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंट देखा, अलग अलग चीजों को फेस करा, तो उसके लिए उन्होंने एडेप्टेशन कर लिया, जिसके कारण अलग अलग स्पीशीज बन गई एक ही से। सो दैट इज योर एडेप्टिव रेडिएशन, जिसका एग्जांपल था डार्विन की फिंचेस गैलापागोस आइलैंड पे, जो इवॉल्व हुई एक ही सीड ईटिंग बर्ड से,
और अलग अलग उनका बीक का साइज एंड शेप बन गया अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट दे वर फीडिंग ऑन, जैसे कि इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन। ऑस्ट्रेनियल मार्सुपियल इज अनदर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, जहां पे हम पढ़ेंगे ये डिफरेंट एग्जांपल, जैसे कि टेस्मेनियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंड ईटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर्स। इसी तरह से एक और बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इज कि जब एक से ज्यादा एडेप्टिव एवोल्यूशन हो जाए ना, ये देखो यहाँ पे एडेप्टिव एवोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पे भी एडेप्टिव एवोल्यूशन हो रहा है, तो ये चीजें एक जगह आके मिल गई। जब एक से ज्यादा एडेप्टिव एवोल्यूशन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, विच इज जो आपको मिलता है, जिसका एग्जाम्पल मिलता है आपको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स में, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स में मिलता है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, जैसे कि मोल, मार्सुपियल मोल, ठीक है, एंटीटर, नमबैट, माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजेस, बॉबकैट, टेस्मेनियन टाइगर, वुल्फ, टेस्मेनियन वुल्फ। अगर हम बात करें थियरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म की, तो यहाँ पे हम लेमार्क की थियरी की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उन्होंने बोला था कि जो ऑर्गन हम यूज नहीं करते ना वो खत्म हो जाता है, जैसे कि नो लेग्स इन स्नेक, ठीक है, जैसे कि जो चीज हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा इवॉल्व हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नेक इन जिराफ। इन्होंने बोला था ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, इनका इनहेरिटेंस होता है, विच इज एब्सोल्युटली अब तो हमें पता ही चल गया, जो कि गलत है, ठीक है। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द सेकंड वन, जहां पे हम बात करते हैं कि डार्विन ने बोला, उन्होंने बोला कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ ना बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ को रिलेट करती है। जैसे जैसे आपके टाइम बदलता गया वैसे वैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते गए। डार्विन्स वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस। इन्होंने बोला था कि इन्होंने दी थी मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, तो एक बार को अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करगी कहीं ना कहीं जाके लिमिट लगेगी, एंड नेचर कंट्रोल रखता है। डार्विन के कुछ पॉस्टुलेट थे, जैसे कि इन्होंने बोला कि वेरिएशन छोटी होती हैं, स्मॉल एंड डायरेक्शनल होती हैं, एवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, वेरिएशन हेरिटेबल है। इन्होंने बोला कि जो भी वेरिएशंस आती है ना वो हेरिटेबल है, अगली जनरेशन में भी जाती हैं। बेटर रिसोर्सेज अगर हम देंगे तो ज्यादा प्रोजेनी होगी, ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, ज्यादा के ज्यादा इंडिविजुअल पैदा होंगे। फिटनेस का मतलब डार्विन के लिए बस एक ही था, दैट वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आप कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो, तो दैट वाज द ओनली मीनिंग ऑफ फिटनेस फॉर डार्विन। दो की कॉन्सेप्ट थे डार्विन के, एक था ब्रांचिंग डिसेंट, मतलब एक मेरा एंसेस्टर है, ठीक है, उस एंसेस्टर से, जैसे ये है, ये तुम्हारा एंसेस्टर है, उससे दो स्पीशीज बनी, फिर फर्दर इससे दो और स्पीशीज बन गई, ठीक है, फर्दर या तो मैं इसको बोलूं इससे तीन स्पीशीज बन गई, सो ऑन, ठीक है, आगे आगे चल के आपकी स्पीशीज बनती जा रही हैं। तो ये दोनों इनके, एक था नेचुरल सिलेक्शन, दिस वाज देयर टू की कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, नाउ म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ह्यूगो डिवेरिस। दोनों की, डार्विन एंड ह्यूगो डिवेरिस, दोनों की जो थ्योरी थी, दोनों के जो पॉस्टुलेट थे वो बिल्कुल अलग थे। इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे काम करा था। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन लार्ज और सिंगल स्टेप भी हो सकती है, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल्टेशन, ठीक है, इसी से नई स्पीशीज बनती है। इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन होती है वो रैंडम होती है, डायरेक्शनलेस होती है, सडन होती है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, विच वाज ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू व्हाट डार्विन सेड, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारी वजह से कौन सा एवोल्यूशन हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स हमने बनाए हैं, इतने सारे एंटीबायोटिक्स यूज कर करके, ठीक है जी, ओके। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज हमने बनाई है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज हमने बनाई है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी हमारी वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की बात करूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले जो पेड़ के तने थे, जो ट्री की ट्रंक थी, वो कवर्ड थी वाइट लाइकन से, ठीक है, वो व्हाइट होते थे क्योंकि वो लाइकन से कवर थे, क्योंकि लाइकन कहाँ रहती है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। तो पहले पोल्यूशन नहीं था क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। तो इस व्हाइट तने पे जो व्हाइट कलर की मौत थी वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती थी। पेड़ जो बर्ड्स होते थे वो उसको नहीं देख पाते थे आराम से, उनको
जो ब्लैक कलर की या फिर जो डार्क कलर की मौत थी वो ज़्यादा अच्छे से दिख जाती थी उसके ऊपर बैठी हुई, तो उसको खाते थे, तो इसलिए ये कम थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1920 के बाद, अगर मैं बोलूँ तो जो पेड़ के तने थे, पोल्यूशन था तो लाइकन तो ग्रो नहीं करी, और पेड़ के तने, उनके ऊपर डस्ट, उनके ऊपर इतना पोल्यूशन था कि वो काले हो गए, और उसके ऊपर जब व्हाइट कलर की मौत जाके बैठती थी तो बर्ड्स को वो क्लियरली दिखती थी, डार्क कलर की ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखती थी, तो इसलिए व्हाइट कलर की मौत की पॉपुलेशन कम हो गई, डार्क की ज़्यादा रह गई। कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ, प्लीज ये याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें हम बात करते हैं, इन्होंने बोला कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है ना एक पॉपुलेशन में, वो स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और इन्होंने बात करी थी रैंडम मेटिंग की, इन्होंने बात करी थी रैंडम मेटिंग की। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है टोटल नंबर ऑफ एलील्स, जीन्स जो है तुम्हारे पास, तो इन्होंने बोला वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इनकी जो इक्वेशन थी वो देख लेते हैं। दे सेड P प्लस Q इज इक्वल टू 1, या फिर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट है, ठीक है। P क्या था? P था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, ठीक है, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। Q क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, और A 2PQ क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस अलील, या फिर कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है, कैपिटल A स्मॉल a। अब अगर इससे डेविएशन हुआ, आइडियली इनके अकॉर्डिंग ये 1 ही रहना चाहिए था, लेकिन अगर ये इससे डेविएट हो रहा है उसका मतलब है कि एवोल्यूशन हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि एवोल्यूशन हो रहा है। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को, तो वो क्या है? जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन मतलब लोग अपनी जो कंट्री है उसको छोड़ के चले जाएं, या फिर हमारी कंट्री में कोई दूसरे लोग आ जाएं, तो जीन का आदान प्रदान हो गया, ठीक है, तो जीन माइग्रेशन हो गया। अगर ये बार बार हो रहा है तो हम इसको जीन फ्लो बोल देंगे, तो हम इसको जीन फ्लो बोल देंगे। या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस एक चेंज आ गया, ठीक है। कैसे आ सकता है? वो फाउंडर्स इफेक्ट हो सकता है, मतलब कि एक पॉपुलेशन है उसमें कुछ लोगों के पास थोड़ा सा डिफरेंट अलील है, ठीक है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, तो इन्होंने यही वाले लोग चले गए एक अलग जगह पर जिसको हम बोलेंगे फाउंडर्स, ठीक है। दे विल फॉर्म अ न्यू स्पीशीज ओरिजिनली ड्रिफ्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो ये उससे दूर चले गए, यहाँ पे एक नई स्पीशीज बन गई, तो इनको हम बोल देते हैं फाउंडर्स। दिस इज योर फाउंडर्स इफेक्ट। इसमें दूसरा भी एक पॉइंट आता है, दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट, दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट। जब सडनली एक किसी स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है, जैसे कि चीता, ठीक है, अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, इन दिस केस इट वाज हंटिंग। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वो वाला एडेप्टेशन है जिसको नेचर ने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो बेहतर था, क्योंकि वो बेहतर था। ये 3 तरह का होता है। स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मतलब आप मीन कैरेक्टर चूज कर रहे हो, मीन वैल्यू चूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो 40, 50, 60, ये 3 कैटेगरीज हैं वेट्स की, ठीक है, तो आपने 50 को चूज कर लिया, तो ये हो गया स्टेबलाइजिंग। अगर तुमने 60 या फिर 40 को यूज करा, ठीक है, 60 या फिर 40 को यूज करा, तो ये हो गया डायरेक्शनल। अगर तुमने 40 और 60 दोनों को ही चूज कर लिया तो ये हो जाएगा डिसरप्टिव, तब तुम दोनों एंड्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें सारी चीजें याद करने वाली है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो पैलियोजोइक इरा की अगर हम बात करें, 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इन्वर्टिब्रेट्स आ गए थे। 400 से 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले लैंड ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट आ गए थे। 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले आर्थ्रोपोड्स ने इन्वेड कर दिया था लैंड को। 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले जॉलेस फिश आ चुकी थी, जिसका जो स्टाउट और फिन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो पानी से बाहर निकल के चली जाती थी और घूम के फिर से पानी में आ जाती थी। 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले सी वीड्स आ गए थे और कुछ प्लांट्स भी आ चुके थे। एम्फीबियन से रेप्टाइल बनने में क्या चेंज हुआ? जो रेप्टाइल थे उन्होंने अपने जो एग्स थे उनके ऊपर थिक शेल बना ली थी, क्योंकि उनको पानी में नहीं जमीन पे रहना था, ठीक है, तो इसलिए ताकि वो ड्राई ना हो जाए। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स में रेप्टाइल्स ने ही डोमिनेट करा। उस टाइम पर आपके फर्न्स भी काफी डोमिनेट कर रहे थे, टेरिडोफाइट डोमिनेट कर रहे थे, बट वो एक्सटिंक्ट हो गए और वो कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ मतलब ये चली रहा है एवोल्यूशन। 1983 में हमें पता चला कि सीलोकैंथ फिश जो हमने सोचा था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो हमें साउथ अफ्रीका से मिली, ठीक है। यही इन्हीं को हमने लोफिन बोला और हमने बोला यही वो हैं जो शायद एम्फीबियंस को ओरिजिन करा होगा, इन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे एम्फीबियंस। मीजोजोइक इरा की अगर हम बात करें तो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जमीन से पानी में चले गए जिनको हमने बोला इस्थियोसॉरस, ठीक है। जो लैंड पे रेप्टाइल्स थे दे वर डायनासोरस।
जैसे कि टी रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स, वो क्या था, सबसे बड़ा डायनासोर था, 20 फुट का था, 20 फीट का था, एंड उसके जो दांत थे वो कैसे थे, डैगर लाइक, खंजर के जैसे थे। देन यू हैव ट्राइसेरोटॉप्स, टेरानोडॉन, स्टेगोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस, ये सब थे। ठीक है, चलो ओके। सीनोजोइक इरा की अगर मैं बात करूं तो डायनासोर कब विलुप्त हो गए या लुप्त हो गए, जो भी होता है, हाँ क्या होता है हिंदी में बताना मुझे, कब डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले डिसअपियर हो गए। पहले मैमल्स कैसे थे, छोटे छोटे होते थे, श्रू लाइक थे, इसलिए ये सर्वाइव भी कर गए थे उस टाइम के जमाने को। ठीक है, अब साउथ अमेरिका में क्या हुआ कि वहां पर मैमल्स थे जो कि हॉर्स के जैसे थे, हिपोपोटामस के जैसे थे, बेयर के जैसे थे, रैबिट के जैसे थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया, और नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स। तो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स ज्यादा सुपीरियर एनिमल्स थे, उनकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए साउथ अमेरिका वाले। और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो थे उनके लिए साथ अच्छा हुआ, उनका जो कंपटीशन था वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो वो ज्यादा फ्लरिश हो गए। अब बात करते हैं इस चार्ट की। ठीक है, इस चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोफाइट के एंसेस्टर दिए हुए हैं, मतलब जो आपके क्लोरोफाइसी है, जो एल्गे हैं, उनके एंसेस्टर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ओरिजिन हुआ ट्रैकियोफाइट्स का, माने टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर्स का, टेरिडोफाइट के एंसेस्टर का। देन राइनिया के जैसे प्लांट आए, राइनिया इज अ टेरिडोफाइट, तो राइनिया के जैसे प्लांट्स आए। ठीक है, फिर साइलोफाइटॉन आया, फिर इनसे आपकी उत्पत्ति किसकी हुई, ये देखो यहां से तुम्हारे ये फर्न्स जा रहे हैं, सॉरी ये तुम्हारे जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हॉर्स टेल आ गए, फर्न्स आ गए, यू कैन सी लाइकोपोड्स आ गए। ठीक है, ये आ गए, एंड यहां से आपके ब्रायोफाइट्स भी ओरिजिन हो गए। कोई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कार्बोनिफेरस में आपके पास कौन सा ऐसे प्लांट थे जो ज्यादा से ज्यादा थे, तो आप बोलोगे टेरिडोफाइट्स। देखो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स हैं, ये भी टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स सबसे ज्यादा थे। जुरासिक पीरियड में आपके कॉनिफर्स, साइकेड्स, मतलब इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म ज्यादा से ज्यादा थे। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि साइलोफाइटॉन के बाद आपके प्रो जिम्नोस्पर्म्स आ गए, सीड फर्न्स आ गए, जिन्होंने ओरिजिन हुआ जिससे साइकेड्स का, एंड देन आज के ज़माने के एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, आज के ज़माने के एंजियोस्पर्म्स का। यानी इसके साथ ना मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये वाला जो आपका चार्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें भी आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। देखो क्या याद रखनी है, जो सेरोप्सिड थे उनसे डायनासोर्स बने थे, और प्रेजेंट डे के रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बने थे। अगर कुछ याद नहीं रहता तो इतना याद रखो बस, जो सेरोप्सिड थे उनसे प्रेजेंट डे मतलब डायनासोर्स बने थे, और प्रेजेंट डे के रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बने हैं। सिनेप्सिड से प्रेजेंट डे के मैमल्स बने हैं। अगर कुछ नहीं याद रहता तो इतना तो याद रखो। ठीक है, सिनेप्सिड से प्रेजेंट डे के मैमल्स बने हैं। ये देखो, ये रहे, दीज आर सिनेप्सिड्स, ये मैमल्स बनाने वाले हैं। ये देखो ऐसे करके यहाँ पे मैमल्स आ गए। ठीक है, ये रहे तुम्हारे सोरोप्सिड्स, इससे डायनो बने हैं, डायनासोर्स बने हैं, और रेप्टाइल्स बने हैं तुम्हारे आज के ज़माने के। ठीक है, आज के ज़माने के, इतना ही याद रख लो, इस पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब हम चलते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। हमने ये सब कर लिया ना। हाँ, अब हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम ड्रायोपिथेकस से शुरू करते हैं। देन वी टॉक अबाउट रामापिथेकस, देन हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, होमो हेबिलिस की, होमो इरेक्टस की, देन निएंडरथैलेंसिस की, एंड देन होमो सेपियंस की। इसको हम कैसे याद रखेंगे? डियर राम, आप हो हमारे एक 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 ठीक है, आप हो हमारे एक नारायण स्वामी। डियर से ड्रायोपिथेकस, राम से रामापिथेकस, आप से ए से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हो से हैबिलिस, हमारे एक से है इरेक्टस। ठीक है, नारायण से आगे निएंडरथल, एंड स्वामी से आ गया होमो सेपियंस। तो अब हमें याद रखना है कि कितने साल पहले कौन आया था, और क्या क्रेनियल कैपेसिटी थी, और क्या यूनिक कैरेक्टर थे जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले। क्रेनियल कैपेसिटी किताब में नहीं दी तो हम भी नहीं करेंगे। कैरेक्टर्स कैसे थे इनके? ड्रायोपिथेकस के मोर एप लाइक थे, एंड रामापिथेकस के मोर मैन लाइक थे। ये हेयरी थे और गोरिल्ला या चिंपैंजीज के जैसे वॉक करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे। क्रेनियल कैपेसिटी याद नहीं करनी, किताब में नहीं दी है। इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके फॉसिल इथियोपिया, टेंजानिया से मिले थे। ये कहां पर थे? ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में घूमते थे, ज्यादा टॉल नहीं थे, अपराइट वॉक करते थे। देन यू हैव होमो हेबिलिस, कोई ओरिजिन का टाइम नहीं दिया हुआ है, क्रेनियल कैपेसिटी जरूर दी है, दैट इज 650 सीसी से 800 सीसी। ठीक है, पहले इंसान के जैसे
बींग थे ये, और ये मीट नहीं खाते थे। देन वी हैव होमो इरेक्टस, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन हुआ, 900 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। फॉसिल, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, फॉसिल जावा से मिले थे 1983 में, प्रोबेबली शायद ये मीट खाते थे। निएंडरथल मैन 1 लाख साल से 40,000 साल पहले ओरिजिन हुआ था इनका, 1400 क्रेनियल कैपेसिटी थी। सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिलते थे ये। जो जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, उनकी स्किन को यूज करते थे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाइड का मतलब होता है स्किन। होमो सेपियंस हमारी बात हो रही है, 75,000 से 10,000 साल पहले ओरिजिन हुआ। 1350 हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है। हमारा ओरिजिन कहाँ हुआ? हमारा ओरिजिन हुआ अफ्रीका में, वहां से डिफरेंट डिफरेंट रेसेस बन गई। हमारा जो स्कल है वो बेबी चिंपैंजी के साथ ज्यादा मिलता है रादर देन अडल्ट चिंपैंजी। एंड प्री हिस्टोरिक केव में हमें 18,000 साल हमें प्री हिस्टोरिक केव आर्ट 18,000 साल पहले वाली मिली है इन भीमबेटका रॉक शेल्टर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और एग्रीकल्चर आपका 10,000 साल पुराना है। आई रियली होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया हो, और इसको 1-2 बार फिर से देख लेना, एग्जाम से पहले 2-3 बार और देख लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। एंड अगला चैप्टर आप क्या चाहते हो मुझे बताना। और एक और चीज़ कि मैं कल आपका एसर्शन एंड रीजन का एक पूरा का पूरा सेशन लेने वाली हूँ 2 बजे, और परसों आपका कंप्लीट बायोलॉजी का एक रिवीजन हो जाएगा थ्रू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो 9 बजे होने वाला है, तो उसको भी जरूर अटेंड करना है। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक नीट दिस ईयर।